स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। एमडीसी हिंदी के पेपर में एक टॉपिक आप लोगों के लिए रह गया था, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उसकी क्या विकास की कहानी है, वो कैसे आज खड़ी बोली के रूप में हम तक पहुंचती है, इसकी संपूर्ण चर्चा अभी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव विकास। देखिए, आपको कुछ सवाल नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। आपको सवाल सबसे पहले पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें, किसी भी तरीके से और भी पूछा जा सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की कहानी थोड़ी लंबी है। इतनी भी लंबी नहीं है कि आप सहजता से इसको समझ ना सकें, लेकिन ये कहानी जितनी लंबी है उतनी रोचक भी है। तो आप सबसे पहले इन प्रश्नों पे गौर कीजिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किन पूर्ववर्ती भाषा से वह निकली है, यानी हिंदी से पहले कौन सी भाषा थी जो चलन में थी, वे कब और कहाँ बोली जाती थी, हिंदी को उसका वर्तमान रूप कब मिला, जिस रूप में हम और आप आज बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको यह रूप कैसे मिला। हिंदी के हितैषियों को इन सारी बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। भारत में प्रमुख रूप से, आप इस बात को समझिए, प्रमुख रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती थीं। आप यदि इतिहास के विद्यार्थी हैं, यदि थोड़ा बहुत भी आपने इतिहास का अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि भारत में दो तरह की जातियां थी, आर्य और द्रविड़। कहा जाता है कि द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी थे और आर्य बाहर से आए थे। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि आर्य भी यहीं के थे। बहरहाल इन दो जातियों में विशेषकर आर्य जाति जो है वो पितृसत्तात्मक प्रधान है और द्रविड़ जो है वो उसमें मातृसत्ता प्रधान हुआ करती थी। तो फिर भी बातें जो भी हो इतिहास की, हमें भाषा के उद्भव और विकास पर जानना है चीज़ों को, तो हम ये जाने कि यहाँ दो तरह के परिवार कार्यरत थे। एक समय पर इन दोनों का यहाँ पर बोलबाला था, इनकी जातियाँ रहीं, इनका प्रभुत्व रहा है यहाँ पर, तो भाषाएं जो हैं इन दोनों से प्रभावित हुई। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की मानी जाती हैं। आज भी आप किसी भी पुरानी फिल्मों के माध्यम से भी देख पाएंगे, द्रविड़ यानी और साउथ में और दक्षिण की तरफ इन सारी चीज़ों का प्रचलन काफ़ी अधिक रहा है। मातृसत्तात्मकता उधर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे और उन्होंने उत्तर भारत में अपना आधिपत्य किया, दक्षिण भारत में जो द्रविड़ परिवार था वो सिमट के रह गया। जो भी कहानी हो, बहरहाल भाषा के रूप में तो इन दोनों का जिक्र फिर से होता है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को, यानी जो भी भारतीय भाषा है उसे मोटे तौर पर यदि समझा जाए तो वह तीन काल खंडों में विभक्त होता है। यानी भाषा की बुनावट की कहानी का सबसे पहला जो कड़ी है वो हमें तीन खंडों में प्राप्त होता है। वह तीन खंड कौन कौन से हैं? देखिए, पहली जो भारतीय आर्य भाषा है उसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आप इस चीज को स्पष्ट समझिएगा, ईसा पूर्व की कहानी है, तो इसका समय दिया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता था और इस काल में हमारे समाज में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, यह दो भाषाएं थी। आपको तो पता ही है कि सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी, तो संस्कृत के भी दो रूप थे। एक वैदिक संस्कृत जिसमें साहित्य लेखन का काम चलता था, और एक वह संस्कृत होती थी जिसमें लोग आपस में बातचीत करते थे। इसको आप ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे आज भी साहित्यिक हिंदी थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ी सुगढ़ होती है, सजाई गई होती है। जो मंचों की हिंदी होती है, जो किताबों की हिंदी होती है, वह साहित्यिक हिंदी कहलाती है। लेकिन आपस में घर परिवार में, गले मोहल्ले में बच्चों के द्वारा बातचीत के क्रम में जहाँ औपचारिकता नहीं है, वहाँ की हिंदी में वो साज सज्जा नहीं देखी जाती है। लोग बेफिक्र होकर मस्त मगन होकर वो अपनी भाषा का प्रयोग केवल भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हिंदी का प्रयोग तो दोनों जगह हो रहा है, एक साहित्यिक हिंदी है, एक सामान्य बोलचाल की हिंदी है। ठीक उसी तरह संस्कृत भी दो भागों में थी, एक जिसमें वैदिक, अब आप वैदिक शब्द से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें वेद और तमाम संहिताएं और साहित्य रचा गया।
और एक संस्कृत जो जिसका व्यवहार सामान्य लोग करते थे आपस में बोलचाल में। तो सामान्य जो व्यवहार की बोलचाल की भाषा होती है उसमें व्याकरण के तौर पे थोड़ी सी कमी देखी जाती है, उसमें लोग उतने काफ़ी रुचिकर होके उतना जोर नहीं देते हैं कि उन्हें व्याकरण के तौर पे शुद्ध होकर बोलना है, इसीलिए उसे लोक की संस्कृत कहा गया, लौकिक संस्कृत कहा गया। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है और इनमें भाषा का कोई एक रूप नहीं है, ठीक है ना, वो अलग अलग तरीके से है। आप ब्राह्मण की और या उपनिषद की या चारों वेद की अलग अलग उदाहरण आपको मिल जाएंगे संस्कृत होते हुए भी। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, यह तो आप सभी को पता है। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत आदि लिखे गए हैं, यानी रामायण जो है वो लौकिक संस्कृत में लिखा गया है, वाल्मीकि ने जो लिखा है। आप रामायण का मतलब तुलसीदास से मत समझिएगा, तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है और अवधि तक की यात्रा हम करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि संस्कृत यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हिंदी का सबसे प्रारंभिक सूत्र कैसा था। तो इसमें शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे, यानी कि शब्द जो है ना उसके अपने धातु होते हैं, उसका अपना रूप होता है, तत्व होते हैं, वो सब सुरक्षित थे। भाषा यहाँ संगीतात्मकता थी, संगीत यानी वो आप गैर शैली में आप देखेंगे पहले संस्कृत बोली जाए तो उससे एक रिदम निकलता है, सामान्य संस्कृत भी हो तो वो लगता है कि गाया जा रहा है, संगीतबद्ध हुआ करती थी। पदों का स्थान सुनिश्चित होता था, शब्द कहाँ रहेंगे, कितनी मात्रा में रहेंगे, शब्द भंडार में तत्सम शब्दों का बोलबाला प्रचुरता थी, यानी तत्सम यानी संस्कृत के वे शब्द आज जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे चक्षु, ये जो है तत्सम का शब्द है, तद्भव रूप में आज हम आँख कहते हैं और आँख शब्द का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है तत्सम है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो संस्कृत में तो तत्सम शब्द प्रधान है क्योंकि सभी कुछ संस्कृत में ही लिखा जा रहा है। तो यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का परिचय हुआ, यहाँ पर संस्कृत की चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। आप समय भी देखेंगे कितना समांतर है। इस समय 3 तरह की भाषाएं विकसित होती है। पहली भाषा जो है वो पाली के रूप में प्राप्त होती है, जो कि संस्कृत से धीरे धीरे चीज़ें टूट रही थी, बिखर रही थी। एक समय संस्कृत या वैदिक युग वो है जहाँ सब कुछ अपने टॉप लेवल पर है। जब आप टॉप पर पहुँच जाते हैं तो फिर एक ही रास्ता बचता है ढलान का, वापस नीचे उतरना होता है। तो वापस ढलान के क्रम में भाषाएं फिर बिगड़ने लगी। जब संस्कृत का रूप सुनिश्चित किया गया होगा, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, देवों की भाषा है, जब ये धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी तो वह रूप अगला धारण करती है पाली के रूप में। पाली भाषा, पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म की भाषा है। क्यों? क्योंकि बौद्ध का साहित्य इसी में रचा गया। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य हमें मिलता है। त्रिपिटक नाम आपने सुना होगा, पाली भाषा में लिखा गया है, जिसके सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो इस तरह की रचनाएं होती हैं। यह बौद्ध धर्म की भाषा है क्योंकि बौद्ध धर्म का साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर इसे बौद्ध धर्म का भाषा कहा जा रहा है। पाली के बाद जो रूप आता है वह प्राकृत भाषा का आता है। प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अब ईसा पूर्व की कहानी समाप्त हो गई है, अब 1 ईस्वी से बात करते हैं। तो प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। पंडितों में अभी भी संस्कृत का प्रवाह जारी था, लेकिन लोक के स्तर पर भाषाएं फिर अपना रूप बदल रही थी और वो प्राकृत के रूप में उपस्थित होती हैं। संस्कृत नाटकों में अधम्म पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे, यानी संस्कृत के जो भी नाटक होते थे, संस्कृत देववाणी मानी जाती है, तो जो निम्न कोटि के पात्र हुआ करते थे कहानी में, नाटकों में, उनके द्वारा इन भाषा का प्रयोग किया जाता था, ऐसा चित्रित होता है। आगे जाकर जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में रचा गया। पाली बौद्ध धर्म का साहित्य रचा गया और प्राकृत में जैन साहित्य रचा गया है। तो प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद हमें इस तरह से प्राप्त होते हैं: शौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत
और मागधी प्राकृत। ठीक है, इस तरह से ये विभाजित होती है, अलग अलग जगह के नाम के अनुसार ही, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्र के तरफ महाराष्ट्री, फिर अर्धमागधी, मागधी, इस तरह से वो बदलती है अपना रूप। ये तो प्राकृत की जानकारी हुई। अब बात करते हैं अपभ्रंश भाषा की, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका कालखंड रहा है। अब इस भाषा को आप अवहट कह सकते हैं, देशज भाषा कह सकते हैं, या देश भाषा या देशी भाषा भी कह सकते हैं। अनेक नामों से पुकारा गया है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, यानी निम्न स्तर का। ठीक है, तो अपभ्रंश, जब संस्कृत से भाषा अपना रूप बदल रही थी, पाली के बाद प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ तो संस्कृत है, संस्कृत अपना रूप बदलती है, पाली में आती है, पाली में भाषा का रूप बदलता है, वह प्राकृत के रूप में कुछ समय तक नजर आती है। इसका कालखंड अभी जिक्र हो चुका है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश के बाद आज हमारी खरी बोली आती है। ठीक है, तो ये तो क्रम रहा। तो अपभ्रंश का अलग अलग नाम आपको पता चल चुका है। उस समय भाषा का रूप सुसंस्कृत ना होकर बोलचाल का समान रूप हो जाता है। ठीक है, तो पंडितों की दृष्टि में यह बिगड़ी हुई भाषा मानी जाती है, यानी जब भाषा का रूप सुसंस्कृत नहीं है, मझा हुआ नहीं है, सजाया हुआ नहीं है, तो जो प्रकांड विद्वान होते हैं उनकी नज़र में बिगड़ी हुई भाषा है, तो कहते हैं अपभ्रंश है। ठीक है, टूटी फूटी है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने एक किताब लिखी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। उसमें उन्होंने अपभ्रंश का जो जन्म काल है वो 700 ईस्वी स्वीकार किया है। अलग अलग विद्वान अलग अलग समय देते हैं कि इसका जो जन्म है वो इस समय शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी बुनावट बहुत पहले से शुरू होती है। तो मूलतः 500 ईस्वी और इतना पीछे जाकर ये लोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का प्रभाव साहित्य में देखते हैं। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ। एक आंकड़ा हमें यह भी मिलता है। यद्यपि इसका जो काल है, फिर मैं कहूँगी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास से ना हिंदी का प्रयोग साहित्य में होने लगा था स्पष्ट रूप से। धीरे धीरे कुछ समय के बाद अपभ्रंश का प्रयोग भी साहित्य में होता रहा, लेकिन यह कम हो गया और हिंदी का रूप बढ़ता चला गया। तो यह तो अपभ्रंश का परिचय रहा। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। यह तीसरा रूप है और इसका जो समय है 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है हमें 3 रूपों में प्राप्त हुआ। पहला जो खंड है वह वैदिक संस्कृत को लेकर केंद्रित रहता है। दूसरा खंड जिसमें पाली प्राकृत अपभ्रंश का जन्म होता है, और ये तीसरा खंड जिसमें अपभ्रंश का विकास होता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और हिंदी का विकास भी इसी अपभ्रंश से होता है। यानी इसके पहले जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आप देखते हैं उसमें तो पाली का जन्म हुआ, प्राकृत का हुआ, अपभ्रंश का भी होता है, लेकिन मूलतः जब 1000 ईस्वी का समय आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं लोग, इसी समय अपभ्रंश के साथ साथ इसका खूब फलना फूलना होता है, विकास होता है, और यहीं से हिंदी फूटती है। तो अब हिंदी की जननी क्या है? अपभ्रंश है। संस्कृत मान सकते हैं क्योंकि सूत्र तो संस्कृत ही है, संस्कृत से ही सारी भाषाएं टूट रही हैं, बन रही हैं, निकल रही हैं। लेकिन आज आपको यह पता चल रहा है कि हिंदी की जननी अपभ्रंश है। कैसे? ये आपको आगे पता चलेगा। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, और इसका विवरण आप देखिए। यानी आपको अभी स्क्रीन पे जो चार्ट नजर आ रहा है, इन्हीं के जरिए तमाम तरह के आपको भाषाएं आज जो भी आप सुन रहे हैं वो सब यहाँ से निकले हैं। तो अपभ्रंश का तो सबसे पहले ये 5 रूप आप देखिए, नोट कीजिए। शौरसेनी अपभ्रंश है, पैशाची अपभ्रंश है, ये प्राकृत में भी इसी तरह से था, आपने देखा था। ब्राचर है, खस है, महाराष्ट्री है, और भी रूप है। पहले इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश से जो बोलियां निकली, जो भाषाएं निकली, वह है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से ही खड़ी बोली आगे निकलती है, राजस्थानी और गुजराती। और पैशाची अपभ्रंश से जो है वो पंजाबी और लहंदा। ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी,
भाषा निकलती है, खस अपभ्रंश से पहाड़ी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा निकलती है। तो इसके आगे बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से, जिससे पूर्वी हिंदी की भाषा निकली है, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। तो 7 तरह के अपभ्रंश का रूप का विकास, और इन 7 रूपों से अलग अलग भाषाएं आज भारत में प्रचलित है, जिसका लिस्ट आपने देखा। अब आप देखिए कि हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ है। आज जितनी भी भाषाएं प्रचलित है वो अपभ्रंश से ही फूटी है, और इस विवेचन के आधार पे आप भाषा के क्रमिक विकास को किस तरह से समझ सकते हैं? इस तरह से, पहले वैदिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म होता है। तो यह क्रम है भाषाओं के विकास का। आप अभी पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो जब आप हिंदी भाषा का उद्भव विकास पढ़ रहे हैं तो आपको सूत्र लाना होगा यहाँ तक, ये पूरी यात्रा यहाँ से करनी होगी और हिंदी तक जानी होगी। ये है पूरा का पूरा चार्ट। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी में हुआ है, और इसके विकास को हम 3 कालों में बांटेंगे। यानी जब हिंदी का जन्म तो हो गया, लेकिन अब हिंदी का विकास मुख्य रूप से कैसे हुआ, वो 3 रूप है। इसे देखिए, पहला जो रूप है वो आदिकाल है। आदिकाल का समय आप मान सकते हैं 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। भाषा के तौर पर जो हिंदी साहित्य के प्रमुख और केंद्रित विद्यार्थी होंगे वो उलझेंगे नहीं आदिकाल के समय को लेकर। भाषा के तौर पे बात हो रही है, तो हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी। जो प्रमुखता हिंदी के विद्यार्थी हैं और जिन्होंने आदिकाल पढ़ रखा है वो उदाहरण में देख लेंगे। लेकिन मूलतः आपको ये जानना है यहाँ पर कि आदिकाल में हिंदी भाषा जो है वो अपभ्रंश के काफ़ी निकट थी, एकदम जुड़वा बहन जैसा कह सकते हैं। तो आदिकालीन हिंदी की क्या विशेषताएं हमें मिलती हैं जिस तरह से विकास हो रहा था? आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों जैसे स्वर और व्यंजन का प्रयोग मिलता है जो प्राकृत अपभ्रंश में प्रयुक्त होता था। प्राकृत और अपभ्रंश दोनों, ठीक है, यहाँ पर डैश के साथ लिखा हुआ है, यानी प्राकृत और अपभ्रंश से संबंधित थी हिंदी। फिर आदिकालीन हिंदी का जो व्याकरण है वह 1000 या 1900 ईस्वी के आसपास तक, इस समय तक देखा गया है कि वो अपभ्रंश के बहुत निकट है, और उसकी किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश का जो व्याकरणिक रूप है वह कम होता गया और हिंदी अपने नए रूप में विकसित होती गई। ठीक है, हिंदी के अपने रूप विकसित हो गए, एक दबता गया एक उठता चला गया। आप देखेंगे भक्तिकाल प्रारंभ हो जाता है। आदिकाल जो मूलतः आपने पढ़ा होगा तो समाप्त होते होते तक भक्तिकाल का आंदोलन शुरू हो जाता है, और उस वक्त तत्सम शब्दावली आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश की तुलना में बहुत अधिक बढ़ने लगती है। तत्सम शब्दावली संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे अपभ्रंश के जितने भी शब्द थे वह छूटता जा रहा था और हिंदी एक नए रूप को धारण करते चली जा रही थी। अब बात करते हैं मध्यकाल की। आदिकाल के बाद मध्यकाल का समय आता है 1500 से 1800 ईस्वी तक, और इस समय में मध्यकालीन हिंदी की कुछ विशेषताएं अलग अलग रूपों में सामने आने लगी। पहली विशेषता, या इसे आप अलगाव भी कह सकते हैं, अंतर भी कह सकते हैं, फारसी की शिक्षा को कुछ व्यवस्था, फारसी की शिक्षा जो है कुछ व्यवस्था और कुछ राज दरबार में प्रयोग होने लगा था। फारसी की शिक्षा व्यवस्था राज दरबार में, यहाँ फारसी है, ठीक है, फारसी का प्रयोग होने लगा था। यानी कि राज दरबार में या व्यवस्था का केंद्र में फारसी का प्रयोग उच्च वर्ग में होने के कारण फारसी का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, थोड़ी पंक्तियाँ जो हैं वो मिक्स हो गई हैं। आप ऐसे समझिए कि राज दरबार में फारसी का प्रयोग होने की वजह से जो उच्च अधिकारी लोग हैं, क्योंकि एक समय मध्यकाल ऐसा आता है जब पूरे मुगल एम्पायर जो है वो कब्जा कर लेता है। जब तक आना जाना लगा था अलग अलग
वंशों का, सैयद वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, और उसके बाद जब बाबर आता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है तो राजकाज की भाषा जो है वो फारसी बन जाती है। और फारसी जो है जब उच्च वर्ग में प्रचलित होने लगी तो इसका विशेष प्रचार प्रसार होने लगा, और इस कारण हिंदी में आप देखेंगे हिंदी के वर्णों में ये नुक्ता लगने लगा, ठीक है, क, ख, ज, हिंदी के लोग बोलते हैं ज, लेकिन फारसी में या उर्दू में बोलेंगे ज। तो ये नुक्ता का जो है ना उच्चारण होने लगा, हिंदी वालों जरा कम कर पाते हैं, ये 5 नए व्यंजन आने लगे, ठीक है। और इस काल में हिंदी भाषा का जो व्याकरण है ना, हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। क्यों? रीतिकाल का भी पूरा समय है और व्याकरणिक दृष्टिकोण से लोग बहुत अधिक उसमें काम करने लगे, अलग अलग एक से एक काव्य शास्त्री लोग आते हैं और व्याकरण को शुद्ध करते हैं, तो अपभ्रंश के रूप प्रायः हिंदी से निकल गए। यानी 1500 से 1800 का वो समय है जब अपभ्रंश पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हिंदी अपने मूल रूप में आ चुकी है। जो कुछ बचे खुचे शब्द थे उनको हिंदी ने आत्मसात कर लिया था, उसे पूरी तरह से भगाया नहीं था। भक्ति आंदोलन जब चरम बिंदु पे पहुंचता है अपना, तो तत्सम शब्द का जो अनुपात है वो बढ़ने लगता है इसी पीरियड में, और इसी वजह से अपभ्रंश अपने मूल रूप को छोड़ता चला गया। और उसी वक्त आप देखेंगे कि अंग्रेज भी आने लगे थे, आपने फिल्मों के माध्यम से देखा होगा, मुगल दरबार में अंग्रेजों का संपर्क होता है, यूरोप से लोग आ रहे थे, तो पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी के भी शब्द हिंदी में आने लगे, ठीक है, क्योंकि जरूरत थी, व्यवहारिकता थी, अगर नहीं आप सीखेंगे तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अलग अलग शब्द हिंदी में जुड़ते चले गए। अब बात करते हैं आधुनिक काल की भाषा, जो कि 1800 ईस्वी से अब तक चली आ रही थे। तो 1800 ईस्वी के बाद हम क्या देखते हैं कि आधुनिक काल में जो हिंदी का फैलाव है वो अलग अलग तरीके से होता है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण कुछ और नई ध्वनियाँ जो हैं या नए संयुक्त व्यंजन जो हैं वो हिंदी में आने लगे हैं। कैसे? कॉलेज, डॉक्टर या ड्रा हिंदी का मूल शब्द नहीं है, लेकिन ये दूसरे प्रभाव से आ गया है और हिंदी ने इसे स्वीकार कर लिया है। प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया। आप देखेंगे इस वक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी के व्याकरण को न केवल सुनिश्चित किया बल्कि उसको काफ़ी स्थिरता भी प्रदान की, उसको प्रचार प्रसार भी किया। तो कहा जा सकता है कि कुछ अपवाद को छोड़कर, किसी पॉइंट को छोड़कर हिंदी का जो व्याकरण है आज काफ़ी सुनिश्चित हो चुका है और वैश्विक स्तर पर माना जा चुका है। यह आधुनिक काल की देन है। साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, ये सब कुछ लिखा जा रहा था। कविता की भाषा बोलचाल से बहुत निकट है, उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है। जिस तरह से आधुनिक काल के साहित्य लिखा जा रहा था उसमें और तरह तरह के नए शब्द, कुर्सी और मेज़, इन सारी चीज़ों का आप देख सकते हैं वर्णन। इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता महसूस होने लगी। पारिभाषिक शब्दावली जिसे कहते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। आज भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से हिंदी के जो शब्द संग्रह है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी तो हिंदी अब क्या है ना, विज्ञान, वाणिज्य और विधि मतलब नियम कानून की भाषा बन चुकी है। वो केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, अलग अलग, जैसे कि ईडी ने भेजा समन, चर्चा बहुत है अभी। तो ये समन शब्द जो है ना तो सामान्य हिंदी का शब्द है, ना ही साहित्यिक हिंदी का, यह है प्रयोजनमूलक हिंदी का, जिसे हम कह सकते हैं कि यह पारिभाषिक शब्दावली है। ठीक है, तो अब वो विज्ञान, वाणिज्य और विधि यानी कानून की भाषा बन चुकी है। तो इसमें अब नए शब्द जो है ना वो बनते जा रहे हैं, समृद्ध हो रही है दिनों दिन तक, और इसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में काफ़ी सटीक, निश्चित, गहरी और समर्थ होती जा रही है। आज की एकदम बात करें तो इस तरह से हिंदी आधुनिक काल तक, यानी वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी की ये यात्रा रही। संपूर्ण चर्चा रही हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की। कैसे हिंदी पहले संस्कृत और वैदिक संस्कृत के रूप से निकलकर पाली प्राकृत अपभ्रंश के रूप में भटकती है, बनती है, बिगड़ती है, और फिर उसी अपभ्रंश से हिंदी का एक नया स्वरूप खड़ा होता है जो कि आज हिंदी के अनेक रूपों के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हिंदी के अनेक स्तर हमारे सामने है। वो साहित्य की हिंदी है, वो बोलचाल की हिंदी है, वो संपर्क भाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। हिंदी के इतने सारे रूप आज विस्तृत होकर हमारे दिनचर्या में समा चुके हैं कि हमें गर्व होता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है।
और चूंकि हिंदी का जन्म उसी संस्कृत की धारा से, उसी शाखा से निकलते हुए हो रहा है, तो इतनी प्रामाणिक है बहुत सारे मामलों में कि इतने सारे अब देखेंगे जब से शुरू हो रहा अपभ्रंश के बाद से, तब से अब तक हिंदी कितनी मजबूत होती जा रही है, हिंदी का आंगन कितना मजबूत होता जा रहा है। यह हमारे और आपके सहयोग से हम लोग इतने अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको दिनों दिन बढ़ा रहे हैं, आगे भी ये बढ़ती चली जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ यह संपूर्ण चर्चा आप सभी को समझ में आई। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में तो हमसे जुड़ ही सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।